तो आर्थिक क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं। भारत ने नया करिश्मा करके दिखाया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प ने जापान को पीछे छोड़ दिया। अभी तक जापान चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तो अमेरिका, चीन, जर्मनी अब बस यही आगे हैं। जापान को पछाड़ दिया है। अब भारत से आगे जर्मनी, चीन, अमेरिका हैं। भारतीयों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम तीसरे स्थान पर होंगे, जो हमारा मकसद है, और 2047 तक विकसित भारत कहलाएंगे। देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण शुरू कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नया कीर्तिमान गढ़ दिया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत ने जापान को मीलों पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिकी इकोनॉमी अभी पहले नंबर पर है। अमेरिका के बाद चीन का दबदबा है। तीसरे नंबर पर जर्मनी डटा हुआ है। तो भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया है। जापान को 5वें नंबर पर धकेल दिया है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम। मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी तीसरे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1। भारत रहेगा नंबर 1। हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दरार समाप्त हो चुकी है और नागरिकों में एक तरह का ये आत्मविश्वास जागा है कि अब हमें सबको इकट्ठा मिल करके इस भारत की, विकसित भारत की यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी आपदा को सुनहरा अवसर बनाना जानते हैं। पीएम मोदी राष्ट्र की चुनौतियों को अग्नि परीक्षा मानते हैं। तभी तो भारत चौथे पायदान को हासिल कर सका, दुनिया को अपना दबदबा दिखा सका। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और पांचवी से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। महागठबंधन के लोग या एनडी के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रण लिया है। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सचमुच में हर देशवासी आज गौरवान्वित होगा। ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था के विकास की तरफ अग्रसर है। यानी दुनिया में कुछ भी होता रहे, और ख़ासतौर पर एक ऐसे समय पर यह समाचार और सुकून देता है जब हमारा अभी पाकिस्तान के साथ तनाव हुआ, और ये एक बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि दुश्मन को सबक सिखाना अपनी जगह है। इस तरह के जब भी तनाव की स्थिति बनती है, अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर आपने सुना रेसिप्रोकल टैरिफ, बड़ा दुनिया के तमाम देश परेशान हैं। और ये जो जापान नीचे चला गया, उसकी भी बड़ी वजह है। वहाँ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैं बताऊं के बजाय एक्सपर्ट साहब को बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। आज मेरे साथ पॉलिटिकल गेस्ट तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कई मौक़ों पर हमारी मदद करते रहे हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धीरेन तायल जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और धीरेन जी इकोनॉमिक्स के भी बड़े अच्छे जानकार हैं। तो धीरेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले शरद जी को सुनते हैं। शरद जी, मुझे बताएं कि हमने कई बार बात की है, हम जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तमाम तनाव के समय पर भी आपने इस बात को रखा था कि दुनिया कुछ भी करती रहे, कोई टैरिफ लगाए, कोई ये आपस की खींचतान करते रहे, भारत की रफ्तार बनी रहेगी। अब ये बताएं कि चौथे पर हम आ गए, इसमें क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने ये कर दिया इसलिए चौथे पर आ गए, या ये जापान पीछे चला गया इसलिए हम अपने आप चौथे पर आ गए?
देखिए कुछ नमस्कार। पहले तो डॉक्टर प्रवीण, मेरे सह पैनलिस्ट को नमस्कार, और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को। हमारी तरक्की को कोई छीन नहीं सकता। जापान अपनी जगह रुका हुआ है, उसके यहाँ बुढ़ापा आ गया है, जापान बूढ़ा हो गया है, देश वहां पर काम करने का वर्कफोर्स नहीं है, लोग वहां पर नहीं है जो आगे ले जाएं, वो एक अलग बात है। हालांकि जापान, ये सच है कि 10 साल से जहां था वहीं खड़ा हुआ है, उसकी जीडीपी बढ़ी नहीं है। पर हमने और भी तो देशों को पीछे छोड़ा है। हमने यूके को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, और देशों को हमने पीछे छोड़ा है। तो हम भारत से क्रेडिट नहीं लिया जा सकता कि क्योंकि जापान अपने यहाँ खड़ा हुआ है तो हम उनसे आगे निकल के रेस में। ऐसा होता है कई बार कि खड़ा हो जाए तो दूसरा अपने आप आगे निकल जाता है, पर हम लगातार दौड़ रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1947 से लेके और 2014 तक हम मात्र $2 ट्रिलियन या उससे थोड़े 19-20 कम ही थे। यानी कि 53 और 14, 67 साल में हम 2 ट्रिलियन तक पहुंचे। और 2014 से 2025 तक हम उससे डबल से ज्यादा हो गए। 4.187 या 4.188 हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि बड़ा डायनेमिक आंकड़ा होता है, बदलता रहता है। वहां हम पहुंच चुके हैं। और अगर मैं कारण बताऊं और लिस्ट बनवाऊं तो शायद बाकी का समय ना तो दूसरे पैनलिस्ट को मिलेगा और आपका शो भी कम पड़ जाएगा। मैं शुरू करूंगा जीएसटी से, इंसॉल्वेंसी से, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बुनियादी ढांचे पे खर्च। मैं बहुत लंबी फेहरिस्त है जो भारत सरकार ने इस दौरान में इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 11 साल में, जो धरातल पर आए हैं। कोई कोई पूरे कामयाब रहे, कोई कोई आंशिक रूप से कामयाब रहे। इतनी बड़ी जनसंख्या में आप हमेशा बुल्स आई बोलते हैं अंग्रेजी में, हमेशा बुल्स आई को हिट नहीं कर सकते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन था, उसने इकोनॉमी को औपचारिक बनाने में मदद करी, नो डाउट, पर पूरे पैसे वापस आ गए, दुनिया भर के आरोप लगते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के जितने भी निर्णय लिए गए, और मैं सबसे बढ़िया आपको बात बताता हूँ डॉक्टर प्रवीण, जो कि जो लोग कटाक्ष करते हैं इस पे कि भाई हमारी तो पर कैपिटा इनकम अभी इतनी है, हमारे देश में असमानता है। ठीक है, वो है, पर मैं आपको एक ऐसा पैमाना बताता हूं जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बाकी तो जो आर्थिक पैमाने उस पर आगे बात करेंगे। आप 2014 में जहां खड़े थे, अपनी निजी अर्थव्यवस्था की बात करिए। एक पुराना गाना है डॉक्टर प्रवीण कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब लोग कहते हैं भाई बन गई अर्थव्यवस्था, बन गई। मेरी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? जो मेरे घर की अर्थव्यवस्था है, मेरी निजी अर्थव्यवस्था है। तो उसका बड़ा सीधा मैं जवाब देता हूं। आप 2014 में जहां खड़े थे, हम लोगों की ना मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आप 2014 में आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, आपकी इनकम कितनी थी, आपका लाइफस्टाइल कैसा था? अब उसको आप आज के लाइफस्टाइल अपनी इनकम से कंपेयर कर लीजिए। अगर आपकी याददाश्त दुरुस्त है तो आपको उसमें जो फर्क दिखता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं भाई ये 4.188 कैसे बनी, ये कैसे? अरे भाई, हम और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि आप और हम मिलके जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उस सबको जोड़ के ही तो बनती है। ऐसा तो है नहीं हम वहीं के वहीं खड़े हैं, जीडीपी बढ़ गई तो किसी और देश की थोड़ी ना उठा के ले आए हम। तो बड़ा सीधी सी बात है, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में अगर आपको सुधार दिख रहा है तो ये इस बात का संकेत और सूचक है, और नो डाउट, नो डाउट हमने तरक्की करी है जी। लिविंग स्टैंडर्ड हो या बहुत सारे, आपकी छोटी सी बात में बहुत सारी गहरी बातें छुपी हुई हैं। यश श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उम्मीद है आपको कुछ सुन पाए होंगे। आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। यश भाई, आपका भी स्वागत है। लेकिन धीरेन जी, दोनों हाथों में लड्डू हैं अभी तो। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर आपने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ ये अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आप तो कांग्रेस को और परेशान करने वाले हैं। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस इससे जरा भी परेशान होगी। जब देश का भला होगा तो कांग्रेस भी उसमें उतनी ही खुश होगी कि अगर देश की भलाई हो रही है तो उसमें कोई कांग्रेस का बुरा नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यश जी इस बात का की पूरी सराहना करेंगे जी। लेकिन अगर हम देखते हैं आज, तो जो शरद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है और मैं भी वही कहना चाह रहा था कि 2014 में हमें ब्रैकेट किया गया था एज फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 मतलब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो बहुत ही प्रिकेरियस है और कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बहुत कमजोर अर्थव्यवस्थाएं हैं। वहां से 10 साल में उठ करके आप टॉप 4 में आ गए हो, तो वो एक बहुत कमाल की उपलब्धि है हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की और इस सरकार की। उसको देखा जाए तो एक जो उन्होंने जैसे कहा कि 67 इयर्स में, 67 साल में हमने 2 ट्रिलियन अचीव किया था और अगले 10 साल में हमने करीब 2.25 ट्रिलियन अचीव कर दिया। तो कोई कारण होगा इसके पीछे कि
जो चीजें ठीक की, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी पीछे 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जो जैसे PLI स्कीम, आज की दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिसमें ये कि जापान में मैक्सिमम गाड़ियां अब जो इंडिया से एक्सपोर्ट होके जापान चलाएगा। अब जापान वो देश है जिसने सारी दुनिया को गाड़ी बनाना सिखाया, अब वो इंडिया में बनी गाड़ी में जापानी सफर करेंगे। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एक इंडियन कंपनी को करीब 17 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला रॉकेट लॉन्चर्स का, जो शायद अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं हो, लेकिन इजराइल से मिला है। अब इजराइल एक डिफेंस पावर है, एक्सपोर्ट पावर है, तो हमने किया क्या है, जो अगर हम देखते हैं 13-14 में हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 686 करोड़ की थी, वो आज 23,000 करोड़ हो गई है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो डिफेंस में जाता है जी। तो अगर हम अपनी उसको बैलेंस करते हैं डिफेंस को, और हमने देखा उसका नतीजा हमारे सामने आया, जैसे आपने कहा कि दोनों हाथ में लड्डू है, तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जो इंडियन प्रोडक्शन थी, जो इंडियन डेवलपमेंट थी, इंडियन साइंटिस्ट का भी जो काम था, जो फौज ने किया वो तो अति सराहनीय है, लेकिन जो भारत के साइंटिस्ट ने किया वो भी कम नहीं है। तो वो जो प्रोत्साहन जो इंडियन हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम किया गया, नो डाउट, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो ऐसे सेक्टर हैं जिन पर जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, उसका रिटर्न जो मिलता है ना, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। शरद जी के जहन में बहुत कुछ आया होगा जब आप बोल रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ एड ऑन करना चाह रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस क्या सोच रही है? यश भाई, आपको देख पा रहे हैं, आप कुर्सी पर आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज तो खुशी का दिन है, आप लोग कैसे ले रहे हैं? कांग्रेस इसको कैसे ले रही है? आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हम दुनिया की। प्रवीण जी, मैं सच बोलूं या बाकी के दो साथियों की तरह कुछ तो भी लाग लपेट बढ़िया सी दे दूं? आपका जो मन आए वो बोले, जो कांग्रेस का रुख हो वो बोले आप। मुझे जो सच दिखाई दे रहा है वो ये चीजी स्क्रिप्ट से थोड़ा सा अलग है। मुझे इस देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता दिखाई दे रही है। मुझे इस देश में यह दिखाई दे रहा है कि ये जो जीडीपी के आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें पर कैपिटा इनकम को बिल्कुल ऐसे नकार दिया गया है जैसे वो कुछ है ही नहीं। जिस जापान की हम बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम $33,000 प्रति व्यक्ति है, हमारी 2,000 कुछ है। और हम यहाँ पे जबरदस्ती की डींगे हाँक रहे हैं। जापान नहीं हाँक रहा है। जापान ने नहीं कहा कि हम अभी भी चौथी अर्थव्यवस्था है, बजाओ ढोल, नहीं, हम बजा रहे हैं। क्या हम ये भूल गए हैं कि हमारा जीडीपी में नेट एफडीआई इनफ्लो सिर्फ $0.4 बिलियन है इस साल का, और पिछले 10-12 सालों का जो हमारा जीडीपी के अनुपात में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये कभी भी ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। नेट इसका नीचे ही है। 2020 में सबसे नीचे था, फिर थोड़ा सा चढ़ा, लेकिन नीचे ही है। हमारा ज्यादातर ये जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है, ये कुछ गिनी चुनी कंपनियों में आता है। मॉरिशस जैसे देश से अचानक एक आर्थिक औद्योगिक क्रांति आती है और पूरा एफडीआई मॉरिशस से आता है। हमें फिर हमें पता चलता है एक अमेजिंग कोइंसिडेंस कि अडानी और उनके भाई भतीजों की सबकी शेल कंपनीज मॉरिशस में। तो ये आप चाहें तो मैं भी इस चीज़ी स्क्रिप्ट में बढ़िया सा बोल सकता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं समझ गया। आई वाज अबाउट टू से कि ये ग्रोथ जो है, ये पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ एक जगहों पर आ रहा है। ये आपका पॉइंट होगा, ये मेरे दिमाग में था। भाजपा के हाथ का लड्डू क्यों बताया आप? तो ये बताइए। ठीक है, नहीं, जब प्रचार करेंगे। देखिए, मैंने जो बोला था वो तो धीरेन्द्र जी ने अपनी बात में स्पष्ट कर दिया। मैंने आपसे थोड़ी बोला कि भाजपा के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू। मैंने उनसे बोला भाई, आप तो ऑपरेशन सिंदूर भी कहते हैं, आपने तो ऑपरेशन सिंदूर भी कहा कि ये लोग फायदा उठा रहे राजनीतिक। मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा, आप पूछिए ना उनसे। मैं तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे इस चीज को, उन्हीं से पूछ रहा हूं प्रवीण जी, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने दो टेक्निकल बातें बोली। आपने जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दर्शक भी समझ ले, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आपने जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। हम जो लोग होते हैं ना, हम सब जो मध्यम वर्गीय या आम लोग होते हैं, उनको इस सब से मतलब नहीं होता। लेकिन शरद जी थोड़ा आसान भाषा में समझा देते हैं, और आपकी बात पर बोलना भी चाह रहे थे कुछ। शरद जी, हमारे जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रवीण, उनकी अपनी जगह बात ठीक है कि पर कैपिटा इनकम हमारी लो है। देखिए, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है? प्रति व्यक्ति आय, टोटल जीडीपी से आबादी को
डिवाइड कर दिया जाता है। अब डिवीजन तो सब लोग जानते होंगे, उसमें जब डिनोमिनेटर हैवी होता है, जो नीचे जो 140-45 करोड़ की हमारी आबादी है, उसको आप जीडीपी से डिवाइड करेंगे, ये सच है कि हमारी पर कैपिटा इनकम के पायदान में हम काफी नीचे हैं अगर बाकी देशों के करें। पर पिछले सवाल हम उसको रिलेटिव टर्म्स में देते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से। देखिए, कांग्रेस का काम है सवाल पूछना और आलोचना करना। हालांकि आलोचना करने में कई दफे वो कुछ पायदान कूद जाते हैं, आलोचना करना बिल्कुल उनका पूर्ण अधिकार है। मैं तो एक अर्थशास्त्री हूं, मैं राजनीति से नहीं आता, उनका बिल्कुल बात करना ये बनता है। और पर कैपिटा मैं इसको डॉक्टर प्रवीण ऐसे भी मानता हूं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। और मैं तो देखिए, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, मैं तो सीधा ये बोलता हूं कि अगर आप 67 साल में $2 ट्रिलियन तक पहुंचे, तो अब अगर कांग्रेस की बात लेके तो ज्यादातर उस समय में कांग्रेस का राज था, ज्यादातर उस 67 साल में बीच में एनडीए सरकार भी थी, पर ज्यादातर उसमें कांग्रेस का राज था। तो ये तो फिर सवाल पलट के क्या आएगा भाई 67 साल में आप $2 ट्रिलियन तक पहुंचे, तो फिर इसका भी जवाब उनको देना पड़ जाएगा। पर हम पिछले 11 साल तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि रिलेटिव टर्म्स में हमने ज्यादा तरक्की करी है जो पहले नहीं करी। ये ठीक है, भारत जैसा बड़ा देश। और दूसरी यहां पर समस्या क्या है, जो इनकी कांग्रेस प्रवक्ता माननीय की बात बिल्कुल सही है, वो ये है कि हमारी एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। 60 से 70% लोग, डॉक्टर प्रवीण ध्यान से सुनिएगा, आज भी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, परंतु उसका योगदान हमारी जीडीपी में मात्र 15-16% है। इस वजह से हमारी पर कैपिटा लो है। और जहां तक उन्होंने दूसरी बात एफडीआई की करी थी, एफडीआई क्या, मैं उनको बता दूं कि आज जो मेक इन इंडिया अभियान है उसने अब रफ्तार पकड़ी है। जो शेर बनाया था ना, वो अब दहाड़ने लगा है। अब यहाँ मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स के प्लांट्स आ रहे हैं, यहाँ पर शरद जी मैं थोड़ा डिटेल में आपको सुनना चाह रहा था। यश श्रीवास्तव भी कुछ आपको एफडीआई में अब यहाँ से बढ़ोतरी बहुत तेज रफ्तार से दिखाई देगी। और अगर हमारी, और देखिए इन आंकड़ों को कॉर्पोरेट कैसे करते हैं, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $685 बिलियन के हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन 20% के बढ़ रही है, हमारी जीएसटी कलेक्शन 2,37,000 करोड़ प्रति माह हो गई है, हमारा पीएमआई 58-59 का है। तो ऐसा एक आंकड़ा नहीं है। हम लोग जब स्टडी करते हैं अर्थशास्त्र में, तो हम लोग उसको, अंग्रेजी में शब्द होता है डॉक्टर प्रवीण, उसको कॉर्पोरेट करके करते पर आप ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई। आपने थोड़ा शुरुआती स्टेटमेंट में भी काफी कुछ बताया था। धीरेन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, यश जी का भी सवाल है, लेकिन यश जी आप बोलिए क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए। प्रवीण जी, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, असलियत हम सबके सामने है। देश की 90% आबादी 25,000 रुपए महीने से कम कमाई कर रही है, 50% आबादी 8,000 रुपए महीने से कम कमाई कर रही है, और 41% से ज्यादा देश का धन सिर्फ 1% लोगों के कंट्रोल में। और इसके जब रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस आप देखते हैं, तो हमारे देश में दरभंगा एम्स की शूटिंग होती है, एम्स नहीं बनता। बिहार के और भी देख लीजिए, अभी पत्रकारों ने बहुत रिपोर्ट किया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% से ज्यादा है, रूरल वेजेस कम होते जा रहे हैं। एक कॉलेज में, एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल पहले भी जो 2.5 लाख रुपए का पैकेज हुआ करता था शुरुआती, आज वही है या उससे कम है। कॉलेज वाले कॉन्सर्ट करा करा के बच्चे भर्ती करा रहे हैं, ये स्थिति है। तो हमें सच को देखना शुरू करना चाहिए। ये बेकार की, क्योंकि 11 साल पहले 2 घटनाएं हुई थी आज ही के दिन, एक हमारे महान प्रधानमंत्री जी की शपथ और एक इस देश में एक बहुत महंगी पड़ने वाली नौटंकी की शुरुआत। दोनों एक ही दिन हुआ था, ये आपस में अनरिलेटेड, लेकिन देश बहुत भारी कीमत चुका रहा है इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के कारण। हम ये नहीं शोर मचा सकते कि हम तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था है, जबकि हमारे देश में रास्ते चलते लोग भूखे मर रहे हो, चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन में हम सबसे आगे खड़े हैं। सम्मान के हम साथ नहीं फालतू की तानाशाही रखा गया। धीरेन तायल जी ने आपकी बात को सुना है। धीरेन जी, एक बात जो सबके जहन में आएगी, जो अब यश जी सुनिए ना, रुकिए ना एक मिनट, समय सीमित रहे। धीरेन जी भी बोल रहे बहुत शांति से, वो एक ही सवाल ले पाया, उनसे बात ही नहीं कर पाया। इतने अच्छे पैनलिस्ट आज मेरे साथ बैठे, मैं चाह रहा था थोड़ा बात करूं उनसे। धीरेन जी, एक बात बार बार पूछी जाएगी और कांग्रेस का मुद्दा भी हमको समझ में आ गया है कि धन तो आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास आ रहा है। इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमेशा की एक पुरानी कहानी, वो क्या कांग्रेस का काल, क्या आज का काल। लेकिन आज अगर जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो सर इस इन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कुछ किया जाता। देखिए ऐसे है, उन्होंने बड़े अच्छे सवाल रेज किए, लेकिन वो अपने चक्कर में खुद ही फंस गए हैं। एक तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम, बिकॉज और कुछ कहने को नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम, और वो पर कैपिटा इनकम का ढिंडोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे उनके जमाने में जब वो बालकनी में गोभी उगती थी कई करोड़ रुपए की, वो टेक्नोलॉजी खैर हमारे पास नहीं है, कि जैसे उस समय $10,000 या $20,000 की पर कैपिटा इनकम थी,
जो 13-14 है, 13-14 में $1438 पर कैपिटा थी, जो अब $2880 है, डबल है तब से पर कैपिटा इनकम। तो ये नोट करना चाहिए कांग्रेस को। दूसरी बात वो कह रहे हैं जी लोअर एंड 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, ये तो वर्ल्ड डेटा आ गया है सबके सामने। तो अंत्योदय तो हमारा जनसंघ के जमाने से है और अंत्योदय पे हम लगे हैं। 80 करोड़ लोगों को चाहे हमें तो राशन दे रहे हैं ताकि भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो नीचे से ऊपर तक सब कुछ हो रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि एक विशेष परिवार के पास पैसा जाना बंद हो गया है, उसकी तकलीफ है। वरना इन्होंने तो जैसे मैंने कहा इनके आने से पहले इन्होंने तो हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना के छोड़ा था ना। एक ही बात तो बोल रहे हैं 5 इकोनॉमी। अरे अब आप बोल रहे थे, सुन रहे थे ना वो, आप भी तो आपने बोला, उन्होंने भी सुन लिया। सुन लीजिए, जवाब देता हूं इनको। अगर $1 इकोनॉमी, $1 इकोनॉमी अगर 6.5% पे ग्रो करती है तो 273 लाख करोड़। शरद जी, अभी आपसी चर्चा रहेगी इनकी, अब क्या इसमें पॉइंट लिया जाएगा। ये देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, आपने भी यश जी 1-2 सवाल पर्सनल उठा दिए थे। आपने भी कहा इंडिविजुअल के पास जा रहा हूं, जैसा आपका एक स्टैंड है ना, बीजेपी का भी एक स्टैंड है। जब भी आप ये स्टैंड लाएंगे बीजेपी ये स्टैंड ले आएगी। नहीं प्रवीण जी, ये कोई स्टैंड नहीं है, ये बकवास डायलॉग इनका सालों अरे से वो आपकी बात के लिए यही कहते हैं। ठीक है शरद जी, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट, शरद जी शॉर्ट में क्लोजिंग कमेंट, शरद कोहली जी का कमेंट। क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं है? देखिए, जो कमियां बताई हैं यश जी ने, वो कमियां, ये उन्होंने जो आंकड़े दिए वो सही है। 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं, पर इसमें ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है, हमें नजरिया देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी और आखिरी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि क्या हम सही मार्ग पर हैं, क्या हम विकसित भारत बनेंगे, क्या हम तीसरी बनेंगे, क्या हमारा रास्ता ठीक है? अगर रास्ता ठीक होगा तो जो कमियां यश जी ने बताई हैं उसमें से कुछ एक ठीक हैं, तो उन कमियों पे हम पार पा सकेंगे। इसका जवाब है हाँ, हमारा रास्ता ठीक है, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं। इसमें कोई ज्यादा लाग लपेट करने की बात नहीं है, आंकड़े सबके सामने, आप उसको देखना चाहें, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे हिसाब से शरद जी सब बढ़िया है, और सब बढ़िया में विपक्ष भी अपना काम बढ़िया से कर रहा है। कुछ अच्छा हो कुछ हो, अपने सवाल उठाता रहता है, उसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। हर चीज कुछ अच्छा होता है ना, उसमें भी कुछ नेगेटिव होता है, जिसको रखना बड़ा जरूरी है, उसकी कमियां रखनी जरूरी है, ताकि धीरेन जी उनकी पार्टी जो है उन कमियों को दूर करे। तो वो काम कर रहे हैं, यश श्रीवास्तव उनकी पार्टी कर रही है। यश जी, इसका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धीरेन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने थोड़ा अर्थशास्त्र को भी यहां समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत का सवाल में आज इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।